अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हमने कंप्लीट करना है अपना चैप्टर जो हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। इस चैप्टर 1 में बेसिकली आज हमने क्या पढ़ना है, हमने पहले देखना है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए, क्या ऐसी रीज़न्स थी जिनकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर पे मज़ीद काम करना पड़ा। उसके अलावा फिर हम जो है वो IEEE के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से एरियाज़ को हम स्टडी करते हैं। फिर उसके अलावा कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कोई वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर, कोई गुड सॉफ्टवेयर है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखना है, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट पे चलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। देखिए, अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि किस ईयर में इवॉल्व हुआ, कब जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1960s में जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो डेवलप हुआ। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली है क्या कि 1960s में क्या हुआ कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट कर रहा होता है ना। तो 1960s में क्या हुआ कि हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई, तो फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब उस हार्डवेयर के साथ कैपेबल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जो उस हार्डवेयर के साथ मैच करता हो, यानी कि उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उसके एबल हों, वो उसके कैपेबल हो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने की नीड फील हुई जो कि उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव हों, उन पे चल सकें प्रॉपर, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब आपके पहले तो हमारे पास सिंपल सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ हार्डवेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और हमें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो लेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल थे वो मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए सफिशेंट नहीं थे। तो फिर ज़रूरत पड़ी कि और सॉफ्टवेयर कोई होना चाहिए, और कोई एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए जिनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड कर सकें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, ठीक है। तो फिर जब साइंटिस्ट्स ने सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है उसको रियलाइज़ किया कि अब हार्डवेयर के साथ कोप अप करने के लिए, उसके साथ मेंटेन रखने के लिए अपने सिस्टम्स को हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो हम कर नहीं पा रहे, तो ये एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस था, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस में असल में क्या हुआ कि ये 4 पॉइंट्स हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट सॉफ्टवेयर विच वाज ट्राइड टू बी बिल्ड यूजिंग दोज ओल्ड टूल्स एंड टेक्निक्स वाज नॉट कंप्लीट। कि अक्सर तो पुराने टेक्निक्स को यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था वो या तो कंप्लीट नहीं था, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेट डिलीवर होता था, ठीक है, टाइमलाइंस मैच नहीं हो रही थी, या फिर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था, ओवर बजटेड हो रहा था, या फिर लास्ट में आपके पास क्या है कि वो रिलायबल नहीं था, ठीक है। इसका रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वो काम नहीं कर रहे थे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर एक कोई कैलकुलेटर है, उसने एडिशन में 5 + 2 को 7 करना है, तो वो 5 + 2 की कोई और वैल्यू दे रहा था एक्सेप्ट अदर देन 7। तो ये सारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का इशू था, ठीक है। तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो डेवलप हुई। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की IEEE के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is the application of engineering to software। तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे अब कंप्यूटर साइंस है, अब कंप्यूटर साइंस को हम डेली लाइफ में या फिर हम इंडस्ट्रीज़ में उसको कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने गेंस के लिए, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, इंजीनियरिंग के में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो IEEE की डेफिनेशन है। इन डेफिनेशंस को बेशक आप लोग एक बार रीड कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसकी, देखें यहाँ पे तो डेफिनेशन है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, ठीक है। सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सोर्स कोड वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए आपको जितने टूल्स, जितनी टेक्निक्स और जितने प्रोसेसेस चाहिए होंगे ना, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने क्या क्या देखना है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद उसका डिज़ाइन, फिर हम टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टूल्स कौन से हैं आपके पास, फिर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ आपके पास क्या हैं, उसको मेंटेन कैसे रख रहे हैं और वो डेवलप कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है।
देखें, वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात तो ये कि ये रिलायबल होगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि वो वही आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसका गुड यूज़र इंटरफेस होगा। अब यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है? जो एंड यूज़र ने, जैसे हमने जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कोई ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड पैंडा, तो उसमें जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं चाहे अपने सेल से या जहाँ जिस भी डिवाइस से, तो हम लाइक वहाँ पे पहले मेन्यू देख रहे होते हैं या रेस्टोरेंट्स और ये वो, तो हम जो क्लिक करके इधर उधर ऑप्शंस जा रहे होते हैं, डील्स देख रहे होते हैं ये वो, तो वो हम बेसिकली इंटरफेस के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए किसकी? अगर कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है और वो वेल इंजीनियर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो उसकी। नेक्स्ट है उसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको ना पड़ रहा हो कि रिसोर्सेज इतने होना और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो अगेन वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर की यही प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स इनको कह लें कि रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे, मेंटेनेबल हो, रिलायबल हो, एफिशिएंट हो, यूज़र फ्रेंडली हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंसिंग एक्ट। अब देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना, कोई भी वेल इंजीनियर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसकी आ जाती हैं कि यूज़र फ्रेंडली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, ये वो। तो कुछ भी, कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होता, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक या कहीं थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग होती है। तो बैलेंसिंग एक्ट बेसिकली यही है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और आप चाहते हैं कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, वेल इंजीनियर्ड हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक बैलेंसिंग एक्ट बनाना पड़ता है। कहने का क्या मकसद है? अब जैसे आपने एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हैं, तो इन दोनों को अगर आपने मेंटेन रखना है, तो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि आप चाहते हैं कि उसमें एफिशिएंसी भी हो और रिलायबिलिटी भी, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या एफिशिएंसी कम करने से रिलायबिलिटी ज़्यादा हो रही है या वो दोनों एक साथ चेंज हो रही हैं या क्या। तो यहाँ पे देखें, अक्सर क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी है, तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे जैसे कॉस्ट ज़्यादा करते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा करें तो फिर कॉस्ट भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करने में ऐसी आती हैं जो कन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं। तो हमारा क्या, यानी कि प्रोग्रामर या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसका क्या काम होता है कि उसने इन कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के दरम्यान में कोई एक मिडल ग्राउंड जो है वो सेट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस का लास्ट टॉपिक आपके पास आ गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखें, यहाँ पे जो एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है वो ये है कि अगर हम किसी एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो वो स्वीट हो जाता है डिज़ोल्व होके। फिर एक टाइम आता है कि हम उसमें मज़ीद शुगर ऐड करते जाते हैं तो पहली बात तो ये कि वो डिज़ोल्व ही नहीं होती, और जब वो डिज़ोल्व नहीं होती तो अल्टीमेटली स्वीटनेस भी ज़्यादा नहीं होती वाटर की, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये लेवल ऑफ सेचुरेशन आ गया कि इससे ज़्यादा शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसी तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसकी हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि स्टार्ट में हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ज़्यादा उस प्रॉफिट देगा आपको। तो क्या होगा कि हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर भी रहे होंगे लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बन गया, ठीक है, कि एक रीज़नेबल लेवल तक हम पहुंचते हैं और उसके बाद जब हम क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ऐसा बेनिफिट नहीं दे रही होती। तो यहाँ पे देखें, ये कॉस्ट है और ये बेनिफिट है, तो जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे ये जो बेनिफिट है ये एक हद तक तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अब ये यहाँ से यूँ कॉन्स्टेंट ही रहेगा, लाइक मज़ीद ज़्यादा नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कि एक पॉइंट ऐसा आता है सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में, इन्हेंस करने में, कि हम इंक्रीज़ करना चाह भी रहे होते हैं लेकिन वो हो भी नहीं रही होती। तो इसको जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।